हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि मैम अभी हमारे ग्लोबलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन वाला जो एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें अभी टाइम है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ बता दीजिए ताकि हम उनको प्रिपेयर कर लें। अब आप लोगों को मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ बता रही हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपलसरी आता ही आता है, चाहे वो कैसे भी आए, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भाई, ग्लोबलाइजेशन के जो डायमेंशंस है आपने 4 तरीके के पढ़े हैं, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल और कल्चर। ठीक है, ये आपने 4 पढ़े हैं। इसमें से इन्होंने आपसे 2 पूछ लिए हैं, हो सकता है 4 पूछ लें, हो सकता है 1 पूछ लें। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन बताना है, देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की ऊपर डालना डेफिनेशंस बता देना, डेफिनेशंस के बाद थोड़ा बहुत पैराग्राफ में ग्लोबलाइजेशन को डिस्क्राइब कर देना, उसके बाद इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस जो हैं उनको डिस्क्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, पीस कीपिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स आर 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। शांति बहाल और मानवाधिकारों की सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, व्याख्या करें क्यों है। देखो, शांति बनाए रखना और मानवाधिकार प्रोवाइड करना सभी को, वो संयुक्त राष्ट्र का सबसे पहला काम है, सबसे पहला और जिम्मेदारी वाला काम। ठीक है, अब जैसे मैं मानवाधिकार को आपको कुछ पर्टिकुलर सिर्फ स्टार्टिंग के क्या टोटल उसमें 30 आर्टिकल्स रखे गए, तो 30 आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 1 से 20 तक उसमें हमारी संपत्ति का अधिकार और हमारी बोलने चालने का अधिकार, ये सब रखे गए हैं। ठीक है, 21 से लेके 25 या 26 तक जो है उसके अंदर स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, ये सब रखे गए हैं। और 27 से लेके 30 तक, 27, 28, 29 और 30 जो 4 हैं, इसके अंदर हमारे ऐसे अधिकारों को रखा गया है कि युद्ध में शांति बनाए रखना या फिर सब चीज़ों का सामना, मतलब ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही एक वो है रोल, अगर कुछ है माहौल बिगड़ा है कुछ है तो उसमें जनता का भी रोल है, वो भी अपना रोल अदा कर सकती है। इस टाइप के अधिकार दिए गए हैं। तो ये टोटल 30 अधिकारों को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके अंदर और बता सकते हैं कि किस तरीके से शांति बनाए रखना और मानवाधिकारों की सुरक्षा करना संयुक्त राष्ट्र का पहला कर्तव्य भी कह सकते हैं और काम भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन डालना है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस टाइम पे हुई थी, पावर में इस टाइम पे आया, फिर उसके बाद इसको कर दिया गया, वो हुआ। संयुक्त राष्ट्र में इतने वो हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे हैं। तो वो अपना अपना काम अलग अलग करते हैं। उसके बाद फिर आपको संयुक्त राष्ट्र के 2 महत्वपूर्ण कार्य, शांति बनाए रखना और मानवाधिकारों की सुरक्षा करने के बारे में बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ G77, डिस्कस द रोल ऑफ G77 इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशन। बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा आने वाला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप नॉर्मली G77 क्या है और उसके प्रोटेक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन डेवलपिंग नेशंस क्या है वो सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको नॉर्मली मिल जाएगा। बाकी आपके पास बुक्स होंगी, PDFs होंगी, तो उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट of biodiversity, what are the major causes responsible for the loss of biodiversity। जैव विविधता पर क्वेश्चन आता है लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट नोट में आता है। ये वास्ट क्वेश्चन दे रखा है, तैयार आप कर लेना, शॉर्ट नोट में भी काम आ जाएगा और इसमें भी अगर आता है तो। वैसे इसके आने के चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं। Has globalization led to increasing inequalities within and between nations? Examine। क्या वैश्वीकरण ने राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानताओं को बढ़ावा दिया है? व्याख्या कीजिए। तो वैश्वीकरण ने राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच में असमानताओं को कैसे बढ़ावा दिया और कैसे दिया और क्यों दिया? भाई सीधी बात है, दिया।
ग्लोबलाइजेशन, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का शोषण करती हैं, उनका यूज़ करती हैं हर तरीके से, उनको कम दामों में सामान खरीदना और वगैरह वगैरह, उनकी जगहों पे फैक्ट्रीज़ बना लेना। एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी को। भोपाल गैस ट्रेजिडी एक अमेरिकन कंपनी थी जो भोपाल में एक गैस की कंपनी खोली गई थी, ठीक है। वो जो थी वो बहुत ख़तरनाक गैस थी। सिर्फ एक रात पाइप लीक होने की वजह से पूरी फैक्ट्री ख़त्म हुई। फैक्ट्री के बाद जो वो हवा में गैस फैली, फैक्ट्री फटी, उसके बाद वहाँ जितनी लोग थे, जितने जानवर थे, सब मर गए। और ऐसे वैसे नहीं मरे, उनके फेफड़े जल गए, वो इतनी ख़तरनाक गैस थी। और इनफैक्ट उसका आज तक असर वहाँ पर है कि जो भी जनरेशन पैदा होती है वो डिसेबल या कुछ अलग तरीके से होती है। बच्चों की आंखें नहीं हैं, टांगें नहीं हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया ये हमारा ग्लोबलाइजेशन के तौर पे। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बोला था कि मैम हम 1945 का जो हिरोशिमा नागासाकी वाला अटैक था वो बता सकते हैं। नहीं, वो वैश्वीकरण के तौर पे नहीं हुआ था, मतलब अपने फ़ायदे के लिए नहीं हुआ था। अमेरिका ने जस्ट अपना बदला लेने के लिए करा था, ठीक है। ये नहीं, सबको ये पता है कि अमेरिका पावर दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था, बट ऐसा नहीं था। अमेरिका ने अपना बदला लिया था। जो जापान ने उस पे आइलैंड पे बॉम्ब फेंका था, उसका बदला उसने लिया था, ठीक है। तो अब ये जो भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है, तो उसको हम वैश्वीकरण में इसलिए मतलब वो करेंगे, मतलब लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो भोपाल में अमेरिकन एक कंपनी ने खोला था अपनी फैक्ट्री, ठीक है। अब भाई ये ग्लोबलाइजेशन ही तो हुआ ना, उन्होंने अपने काम के लिए एक जगह पे फैक्ट्री खोली, सब कुछ करा। अब जैसे मैं चाहूँ कोई अपना काम करना चाहूँ और अमेरिका में या फिर चाइना में कहीं भी जाके अपनी फैक्ट्री खोल लूँ, तो ये तो ग्लोबलाइजेशन हुआ ना। ये तो मैं व्यापार कर रही हूँ, रिलेशंस जो है वो अच्छे बना रही हूँ, इंडिया के, चाइना के, या मेरे और चाइना का जो व्यापारी है उसके, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, ओके जी। सो इसलिए वैश्वीकरण ने राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानताओं को बढ़ाया है। कैसे, वो आपको बताना है। तो यही वाली चीज़ आपको बतानी है कि अगर भोपाल गैस ट्रेजिडी नहीं होती तो वो फैक्ट्री आज तक सही चलती रहती, लेकिन वो हुई और उसका असर उस टाइम से आज तक इतना ज़्यादा दिखता है कि लगता ही नहीं है इस बात को गुजरे हुए इतने साल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रियो समिट विद रेफरेंस टू द एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट, ठीक है। बहुत इजी, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। डिफाइन इंटरनेशनल टेररिज्म, डिस्क्राइब द नेचर एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। भाई सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद स्पष्ट करना है। आतंकवाद को पहले स्पष्ट कर देना कि वो टेररिस्ट वर्ड जो है ये इस भाषा का वर्ड है और इसका मतलब है डरना, भय या फिर टेरिबल, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। उसके बाद आपको फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिस्ट बताना है, बताना है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति और इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो भाई आप बोलोगे कि इस क्वेश्चन की भी प्रकृति होती है, इस क्वेश्चन की भी विशेषता होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको नॉर्मली डिस्क्राइब कर देती हूँ। कुछ नहीं करना आपको। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में बताना है कि पहली बात तो आपको प्रकृति के अंदर ये वाली चीज़ रखनी है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट से अपना काम निकलवाने के लिए, उनसे पैसों की डिमांड करने के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए वो ऐसा करते हैं। जैसे प्लेन हाईजैक करना, किडनैपिंग है या फिर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा जो आपका यहाँ पर विशेषताएं आएंगी, विशेषताओं के अंदर जो ये कार्य करते हैं या जैसे करते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। राइट, शॉर्ट नोट है आपके, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन। इनमें से जिस पर भी आप करना चाहो अपना शॉर्ट नोट कर सकते हो। नहीं आता शॉर्ट नोट तो ये मत करना कि एक कर दिया बाकी दूसरा छोड़ दिया। कोशिश करना कि आप वास्ट क्वेश्चन में से कोई और सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। अब जैसे मैंने आपको अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया था कि चाहे जैसे भी आए लेकिन आएगा ज़रूर, वही दूसरा तरीका देखो। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस मेजर चैलेंजेस टू ग्लोबलाइजेशन एंड कंटेम्प्रेरी टाइम। कुछ नहीं करना, कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको आंसर इसके अंदर लिखना है जो आपको पता है।
ये मत करना कि यार ये क्वेश्चन ऐसा आ गया था, मैं नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, ऐसा मत करना। बिल्कुल फ्री होके आंसर लिखना कि हाँ भाई मुझसे सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पूछा गया है, बाकी सब जाए भाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इट्स रोल इन द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के स्ट्रक्चर की और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी भूमिका के बारे में आपको बताना है। ओके बॉस, आगे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है, वो आपको बताना है, और ये किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ के इकोनॉमी को लेकर समान अवसर देता है या नहीं देता है, वो चीज़ आपको बतानी है। देखो सीधे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो पहले ऐसा होता था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, पुराने टाइम पे अमेरिका हेड थे भाई साहब, वो तो आज भी हर जगह हेड ही है। तो अमेरिका क्या करता था, जब भी किसी को ट्रेड लेना होता था ना, तो वो अपने फ़ायदे के लिए उन पर ऋण ज़्यादा लगा देता था, टैक्स ज़्यादा लगा देता था कि भाई आप इतना पैसा ले रहे हो तो मुझे इतना डबल करके दोगे। तो इस वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सबने ट्रेड करना या फिर मतलब पैसे, एक तरीके से पैसे तो नहीं लेते हैं वैसे, ज़्यादातर ट्रेड के तौर पे ही काम होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कम होने लगी थी। तो किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ पर इसने इफ़ेक्ट करा वो बताना है। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, थ्रो लाइट ऑन द मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। भूमंडलीय तापमान को परिभाषित करना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एनवायरनमेंट मुद्दे क्या क्या हैं वो डालने हैं। ठीक है, ओजोन लेयर है, ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन है, या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन को भी आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखो कॉन्सर्ट्स वगैरह कितने ज़्यादा होने लगे हैं और वो फुल वॉल्यूम में हर उसमें होते हैं, कॉलेजेस में हो चाहे कहीं पे भी हो। ठीक है, वो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। उसके अलावा बहुत तरीके की चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं, वो चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, what is mean by fossil fuel, what are the ways with which these could be कंजर्व्ड जीवाश्म ईंधन क्या है वो बताना है। इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि ये बहुत रेयर केसेस में आता है क्वेश्चन। जैसे ये आया था पिछले साल आया था, तो हो सकता है आपकी बार दोबारा दे देंगे इस वजह से। फिर गरीबी क्या है भाई वो बतानी है आपको, गरीबी क्या है वो आप बता सकते हो, और इसका ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल पॉवर्टी और इनइक्वालिटी पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है वो बताना है। ठीक है, जैसे अगर हम पूंजीवाद का एग्जाम्पल लें तो उसमें अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। इसका इनइक्वालिटी में बहुत डिफरेंस दिख रहा है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर इक्वालिटी को, असमानताओं को, इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिल रहा है। व्हाट इज़ इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है, वही क्वेश्चन अगेन यहाँ पर रिपीट हुआ है। फिर शॉर्ट नोट में आपसे गेट पूछा गया है, बायोडाइवर्सिटी पूछी गई है, वाटर पॉल्यूशन और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस पूछे गए हैं। बहुत इजी पेपर आएगा स्टूडेंट, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल है, भले से आप दाएं हाथ से लिखते हो फिर भी बाएं हाथ का खेल है, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिनन, एक्सप्लेन इट्स वेरियस डायमेंशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन लेकिन घुमा दिया, पूछा वही गया है लेकिन घुमा दिया। आपको स्टार्टिंग में ग्लोबलाइजेशन बताना है, उसके बाद उसके सारे डायमेंशंस बताने हैं। उन्होंने बोला है मल्टी डायमेंशनल है भाई, तो बताओ क्यों है, कैसे है। तो इसमें जो चारों आपके डायमेंशंस है ना, कल्चर वाला, संस्कृति वाला, राजनीतिक पॉलिटिकल वाला, और हमारा टेक्नोलॉजी तकनीक वाला, और इकोनॉमिक आर्थिक वाला, चारों आपको बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो ये है आपका ग्लोबलाइजेशन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों के पास कोई और क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लो। आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या हर जगह कहीं पर भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बहुत आराम से। थैंक यू स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।